1957 में एक स्पुतनिक मोमेंट आया था जब टेक्नोलॉजी ने स्पेस की दौड़ में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई थी। आज हम एक दूसरे स्पुतनिक मोमेंट से गुजर रहे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे हथियार की जो पृथ्वी के चारों ओर आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज, मतलब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से चल रहा हो। इस गति पर तो हमारे पारंपरिक डिफेंस सिस्टम लगभग कह सकते हैं अंधे हो जाते हैं। यह है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का युग। आज हम इसी अत्याधुनिक तकनीक को समझेंगे, उन मिसाइलों से जो ऊपरी वायुमंडल में ग्लाइड करती हैं, उन ब्रिलियंट हथियारों तक जो उड़ान के बीच में अपने लक्ष्य खुद चुन सकते हैं। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का मिशन यही समझना है कि ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी असल में है क्या, ये कैसे काम करती है, और सबसे जरूरी बात, ये भविष्य में युद्ध का चेहरा कैसे बदल सकती है। हम इसके 2 मुख्य प्रकारों पर, उनके गाइडेंस सिस्टम्स पर, और हाँ, कुछ भविष्य की अवधारणाओं जैसे कि ब्रिलियंट मिसाइल्स और एक बहुत ही क्रांतिकारी ईंधन जेल प्रोपल्शन पर भी गहराई से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम हाइपरसोनिक कहते हैं तो हमारा असल में मतलब क्या होता है? ये कितना तेज है? इसका एक बहुत ही विशिष्ट तकनीकी मतलब है। किसी भी हथियार को हाइपरसोनिक तब कहा जाता है जब वो माक 5 या उससे ज्यादा की गति से यात्रा करता है। माक 5 मतलब आवाज की गति से 5 गुना तेज। हाँ, कम से कम 5 गुना तेज। लेकिन यहाँ असली बात सिर्फ स्पीड नहीं है। जो असली गेम चेंजर है वो है इस स्पीड के साथ साथ इसकी फुर्ती, यानी मनूवरेबिलिटी। अच्छा, तो ये सिर्फ एक सीधी जाने वाली गोली की तरह नहीं है, इसकी खासियत है स्पीड और फुर्ती का मिश्रण। एकदम सही। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें भी बहुत तेज होती हैं, वो भी हाइपरसोनिक गति तक पहुंच सकती हैं, लेकिन उनका रास्ता, आप कह सकती हैं, एक प्रिडिक्टेबल आर्क पर होता है। हाँ, एक अनुमानित पथ पर। बिल्कुल। लॉन्च के बाद आप गणित लगाकर बता सकते हैं कि वो कहाँ गिरेगी, लेकिन हाइपरसोनिक हथियार इस गणित को तोड़ देते हैं। उनकी गति इतनी ज्यादा है कि जब तक उन्हें डिटेक्ट किया जाता है तब तक जवाबी कार्रवाई के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। यानी दुश्मन के पास सोचने का भी वक्त नहीं होता। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सभी एक जैसे नहीं है, तो इनके मुख्य प्रकार क्या हैं? हाँ, इन्हें मोटे तौर पर 2 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स। जी, इन्हें आप एक तरह से सुपर एडवांस्ड जेट समझ सकते हैं। ये अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्क्रैम जेट इंजन्स का इस्तेमाल करती हैं और आमतौर पर वायुमंडल के अंदर ही रहती हैं, लगभग 1000 फीट से नीचे। ये स्क्रैम जेट इंजन, ये सामान्य जेट इंजन से कैसे अलग है? सामान्य जेट इंजन में हवा को कंप्रेस करने के लिए घूमने वाले पंखे होते हैं, लेकिन स्क्रैम जेट में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। वो मिसाइल की अपनी ही हाइपरसोनिक गति का इस्तेमाल करके हवा को इंजन के अंदर कंप्रेस करता है। अच्छा। ये बहुत ही एफिशिएंट डिजाइन है, लेकिन ये तभी काम करता है जब आप पहले से ही बहुत तेज गति से चल रहे हों। समझ गया। और दूसरा प्रकार जो मुझे ज्यादा दिलचस्प लग रहा है वो है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स। हाँ, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स या HGVs। इनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग और कह सकते हैं ज्यादा नाटकीय है। कैसे? इन्हें पहले एक रॉकेट के जरिए पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में लॉन्च किया जाता है, मतलब स्पेस के किनारे तक। फिर वहां से ये अपने लॉन्च व्हीकल से अलग हो जाती हैं और वापस पृथ्वी की ओर अपने टारगेट की तरफ ग्लाइड करना शुरू करती हैं। ये HGV का कॉन्सेप्ट तो ये वाकई कमाल का है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई प्रोफेशनल सर्फर हो। एक रॉकेट यानी लहर उसे ऊपरी वायुमंडल तक जबरदस्त धक्का देती है और एक बार वहां पहुंचने के बाद वो व्हीकल वायुमंडल पर सर्फ करता है, अविश्वसनीय गति से मुड़ता और दिशा बदलता है। यह एक बेहतरीन उपमा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इससे दुश्मन के लिए उसके रास्ते का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता होगा। नामुमकिन। एक पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल एक पत्थर की तरह सीधी गिरती है एक तय रास्ते पर, लेकिन HGV हवा में स्किपिंग करते हुए आगे बढ़ता है, जैसे पानी पर फेंका गया सपाट पत्थर। हर स्किप पर वो अपनी दिशा बदल सकता है। और यही चीज इसे ट्रैक करना और रोकना लगभग असंभव बना देती है। बिल्कुल। मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को एक तय रास्ते पर आने वाले खतरे को रोकने के लिए बनाया गया है, न कि एक ऐसे सर्फर के लिए जो हर पल अपनी दिशा बदल रहा हो। तो स्पीड और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का ये घातक कॉम्बिनेशन है।
लेकिन यहीं पर मेरा अगला सवाल आता है, इतनी तेज रफ्तार और लगातार रास्ता बदलने के बीच सटीकता कैसे हासिल की जाती है? ये अपने लक्ष्य को ढूंढती कैसे हैं? ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है और यहीं पर कुछ बहुत ही उन्नत गाइडेंस टेक्नोलॉजी काम आती है। इसमें 2 खास सिस्टम्स का जिक्र करना जरूरी है। पहला है DSMC। DSMC? हाँ, डिजिटल सीन मैचिंग कॉरिलेशन। ये सिस्टम उड़ान के अंतिम चरण में सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। ये काम कैसे करता है? क्या ये GPS की तरह है? ये GPS से कहीं ज्यादा उन्नत है, क्योंकि GPS को जाम किया जा सकता है। DSMC असल में अपनी आंखों का इस्तेमाल करता है। ये अपने कैमरे से टारगेट की लाइव तस्वीर लेता है और उसकी तुलना अपनी मेमोरी में पहले से स्टोर की गई सैटेलाइट तस्वीरों से करता है। एक मिनट, तो ये असल में गूगल मैप्स की स्ट्रीट व्यू इमेज को रियल टाइम वीडियो से मैच करने जैसा है, बस हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर? बिल्कुल सही, आपने इसे एकदम सटीक पकड़ा। और जैसे ही दोनों तस्वीरें मैच हो जाती हैं, सिस्टम को पुष्टि हो जाती है कि लक्ष्य कहाँ है और वो अचूक सटीकता से हमला करता है। कमाल है। और अब दूसरा सिस्टम, आपने ALRM का जिक्र किया था। हाँ, ALRM यानी एडवांस्ड लाइट वेट आर्म। ये एक कह सकते हैं चालाक सिस्टम है। लॉन्च होने के बाद ये तुरंत हमला नहीं करता। पहले ये इलाके का सर्वे करता है, दुश्मन के रेडियो उत्सर्जन मतलब रेडियो सिग्नल्स को खोजता है। और अगर टारगेट चुप हो जाए तो? मान लीजिए दुश्मन ने अपना रेडार बंद कर दिया। यही तो ALRM की खासियत है। अगर इसका मुख्य टारगेट सिग्नल देना बंद कर दे तो ये हार नहीं मानता। ये इतना स्मार्ट है कि अपनी मेमोरी में स्टोर किए गए दूसरे टारगेट्स की लिस्ट में से अगले टारगेट को खोजना शुरू कर देता है। अच्छा, तो ये एक शिकारी की तरह है जो अगर अपने पहले शिकार को खो दे तो तुरंत दूसरे की तलाश में निकल पड़ता है। बिल्कुल, ये युद्ध के मैदान पर बहुत ज्यादा लचीलापन देता है। तो हम सिर्फ तेज और सटीक हथियारों से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम ऐसे हथियारों की बात कर रहे हैं जो खुद फैसले ले सकते हैं। इसका भविष्य के लिए क्या मतलब है? क्या हम ऐसे हथियारों की बात कर रहे हैं जो खुद सोच सकते हैं? एक तरह से हाँ। यह हमें हथियारों के विकास के अगले चरण में ले जाता है, जिसे कुछ लोग ब्रिलियंट मिसाइल्स कहते हैं। ये सिर्फ गाइडेड नहीं है, ये ऑटोनोमस है, यानी स्वायत्त। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। स्वायत्त होने का यहाँ क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह उससे कई कदम आगे है। एक ब्रिलियंट मिसाइल पहचान सकती है कि कोई वाहन एक उच्च खतरे वाला टैंक है या सिर्फ एक सामान्य सप्लाई ट्रक। यह दोस्त और दुश्मन वाहनों के बीच अंतर कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लक्ष्यों को प्रायोरिटाइज कर सकती हैं, वो भी अपने मूल मिशन से हटकर। इसका एक उदाहरण दे सकते हैं? ये प्रायोरिटाइज करना असल में कैसा दिखेगा? जरूर। मान लीजिए एक मिसाइल को एक खास टैंक को नष्ट करने के लिए भेजा गया है, लेकिन उड़ान के दौरान उसके सेंसर पास में एक मोबाइल मिसाइल लॉन्चर को डिटेक्ट करते हैं जो उस टैंक से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। पुरानी मिसाइल अपने ओरिजिनल टारगेट पर ही जाती, लेकिन एक ब्रिलियंट मिसाइल स्थिति का विश्लेषण करेगी और ये फैसला करेगी कि मिसाइल लॉन्चर को पहले नष्ट करना ज्यादा जरूरी है, और वो खुद ही अपना रास्ता बदल लेगी। बाप रे, इसका मतलब है कि हम युद्ध के मैदान पर फैसले लेने की गति को इंसानी दिमाग से निकालकर सिलिकॉन चिप में डाल रहे हैं। लड़ाई सेकंडों में नहीं बल्कि मिली सेकंडों में लड़ी और जीती जाएगी। बिल्कुल, ये ह्यूमन इन द लूप से ह्यूमन ऑन द लूप की ओर एक बड़ा बदलाव है। जाहिर है, जब हमला करने वाले हथियार इतने स्मार्ट हो जाते हैं तो रक्षा करने वालों पर भी दबाव बढ़ जाता है। हाँ, क्लासिक तलवार बनाम ढाल वाली सिचुएशन। तो अदृश्य होने मतलब छुपाव के क्या तरीके हैं? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। हाँ, पहली रणनीति है स्टेल्थ। इसका मकसद है कि मिसाइल रडार की पकड़ में ही ना आए। इसके 2 मुख्य तरीके हैं। एक, मिसाइल की बाहरी सतह में रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल रैम का इस्तेमाल किया जाता है। ये रैम कैसे काम करता है? ये रडार से आने वाली रेडियो तरंगों को सोख लेता है और उन्हें गर्मी में बदल देता है, बजाय इसके कि वो वापस रडार तक पहुंचे। दूसरा, मिसाइल के एयरफ्रेम को खास आकार दिए जाते हैं जो बची खुची रडार तरंगों को किसी और दिशा में बिखेर देते हैं। इन दोनों से मिसाइल का रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो जाता है। तो पहला तरीका है अदृश्य हो जाना, और अगर फिर भी पकड़ में आ जाए तो? दूसरा तरीका है डिफेंस, यानी सीधा मुकाबला।
इनके खिलाफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जैसे सिस्टम डिजाइन किए गए हैं। ये आने वाली मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ तो स्पेस में ही। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, हाइपोसोनिक हथियारों की गति और फुर्ती की वजह से ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहुत बड़ी। ये हवा में एक गोली को दूसरी गोली से मारने जैसा है, जबकि पहली गोली लगातार अपना रास्ता बदल रही हो। ये सब बहुत हाईटेक है। लेकिन अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जिस पर शायद ज्यादा ध्यान नहीं जाता। ईंधन पारंपरिक सॉलिड या लिक्विड फ्यूल से हटकर भी कुछ नया हो रहा है। हाँ, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। हम बात कर रहे हैं जेल फ्यूल या जेल प्रोपल्शन की। ये ईंधन न तो पूरी तरह से ठोस है और न ही तरल, बल्कि एक गाढ़े जेल जैसा है। अच्छा, तो इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों ईंधनों के बेहतरीन गुण हैं। जी, इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला, इसे रेगुलेट किया जा सकता है, मतलब आप इंजन के थ्रस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आप अपनी कार का एक्सेलरेटर कंट्रोल करते हैं। ये तो इसे बहुत लचीला बना देता है। इसका युद्ध के मैदान पर क्या असर होगा? बहुत बड़ा। आप इंजन को धीरे धीरे जलाकर युद्ध के मैदान के ऊपर लॉयटर कर सकते हैं, यानी मंडरा सकते हैं, सही मौके का इंतजार कर सकते हैं। और जैसे ही आपको अपना टारगेट मिले, आप पूरा थ्रस्ट देकर हाइपरसोनिक गति से हमला कर सकते हैं। समझ गया। और इसका दूसरा फायदा, सुरक्षा का जिक्र भी था। हाँ, ये ज्यादा सुरक्षित है। अगर मिसाइल की बॉडी पे छोटे हथियारों से हमला होता है तो ये आसानी से फटता नहीं है। इसके बजाय गाढ़ा जेल बस उस छेद को अपने आप सील कर देता है। तो आज हमने भविष्य के युद्ध की एक झलक देखी है। हमने हाइपरसोनिक को मार्क 5+ की गति और फुर्ती के रूप में परिभाषित किया। हमने क्रूज मिसाइल्स और ग्लाइड व्हीकल्स के बीच के अंतर को समझा। हमने ब्रिलियंट मिसाइल्स जैसी स्वायत्त टेक्नोलॉजी को जाना जो खुद अपने लक्ष्य चुन सकती हैं। साथ ही DSMA जैसे स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम और जेल प्रोपल्शन जैसे क्रांतिकारी ईंधन पर भी बात की। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर गौर किया जा सकता है। जब एक मिसाइल लॉयटर कर सकती है, अपने लक्ष्य खुद चुन सकती है और दोस्त दुश्मन में फर्क कर सकती है, तो क्या वो सिर्फ एक मिसाइल रह जाती है, या फिर वो युद्ध के मैदान पर एक स्वायत्त रोबोटिक सैनिक का पहला रूप है? ये सवाल इन टेक्नोलॉजी के सिर्फ कैसे पर नहीं, बल्कि इनके क्या होने पर भी सोचने को मजबूर करता है।